Good morning everyone. Welcome to my channel. I am Kumar Sagar, working at Government Polytechnic Delhi on Son as lecturer. Today I am going to start new topic operational amplifier. आज मैं आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बताने जा रहा हूँ. बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो सिमिलर टू वोल्टेज एम्पलीफायर है, जो कि हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर में स्टडी किए थे. बेसिक 4 एम्पलीफायर के बारे में पढ़े थे. फिर इसके बाद उसका हम लोग क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू फीडबैक एम्पलीफायर के अनुसार पढ़े थे. तो बेसिकली क्या होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम से ही स्पष्ट है कि दिस एम्पलीफायर इज एग्जीक्यूटेड टू इम्प्लीमेंट मैथमेटिकली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस एम्पलीफायर का यूज किया जाता है. तो फर्स्ट होता क्या है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे. तो इस एम्पलीफायर को, सपोज ये एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड ईपीटेक्सियल टेक्निक्स. तो कहेंगे इट इज ए सेमीकंडक्टर chip which is fabricated with VLSI technology. VLSI टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या किए हैं, इसको बनाते हैं. इट इज सेमीकंडक्टर चिप विच इज फैब्रिकेटेड बाय विथ VLSI टेक्नोलॉजी by epitaxial मेथड ना. इसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर आपका क्या होगा, इट इज सेमीकंडक्टर चिप या इसको हम लोग आईसी कहेंगे. ठीक है ना. इसका मतलब क्या होगा कि इट इज epitaxial मेथड है. epitaxial का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हो. epitaxial का मतलब वो कहेंगे कि वैसे चिप जिसका डिजाइन एक ही तरह के क्रिस्टल से हुआ होता हो. तो इसमें क्या कहेंगे, सेकेंड इट इज ए मोनोलिथिक आईसी. ये जो आपका क्या होगा, आईसी का आप जानते ना है, इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है ना. इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे. तो ये जो होता है वो क्या होगा, मोनोलिथिक आईसी से बना हुआ होता है. तो बेसिकली क्या होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसका हम लोग फैब्रिकेशंस VLSI से करते हैं. तो VLSI का अर्थ क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लोग डिफरेंट तरह से क्या करते हैं कि आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिकेशंस करते हैं. तो कौन सा मेथड से इसमें किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ईपीटेक्सियल मेथड. इसमें क्या होगा, थर्ड इन ईपीटेक्सियल मेथड इंटायर आईसी is fabricated with single crystal. इंटायर यहां पर जो होता है ना, वो इंटायर आईसी इज फेब्रिकेटेड विथ सिंगल क्रिस्टल ऑफ क्या होगा, सिलिकॉन से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, SI से बनाते हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या हम लोग कहते हैं, ईपीटेक्सियल मेथड क्या होगा, तो इट इज ए वे ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ आईसी इन विच यू हैव रिक्वायर्ड ए सिंगल टाइप ऑफ ए क्रिस्टल. इसमें क्या होगा कि सिंगल टाइप्स के क्रिस्टल का जरूरत पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ईपीटेक्सियल. फोर्थ पॉइंट क्या होगा, को it is basically
कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर, और इसको वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स कहते हैं। वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स कहते हैं। यहां पर वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं या इसको वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा कि इसको हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। इसमें खासियत क्या होगा, तो आप जानते हो कि वोल्टेज एम्पलीफायर हम लोगों ने पढ़ा था। वोल्टेज एम्पलीफायर एक ऐसे एम्पलीफायर को कहते हैं जिसका इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। अर्थात के अप्रोक्सीमेटली आइडियल केस में कहेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। सेकेंड थिंग, जब इसकी गेन के बारे में बात करेंगे तो गेन इज वेरी हाई, इसका गेन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। थर्ड चीज में हम यदि करेंगे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो चूंकि गेन का वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है वो इसका वैल्यू बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तो इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज बेसिकली कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर या वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, या वोल्टेज एम्पलीफायर। फोर्थ में हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जो होता है वो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है। ये क्या होता है, इट इज ए डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है। डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर इन विच वोल्टेज गेन इज वेरी हाई। इसका क्या होगा कि इसका वोल्टेज गेन, दैट मींस क्या होगा कि इट इज अ डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होने की वजह से इसका वोल्टेज गेन जो होता है वो वेरी हाई होता है। अब आप लोग थोड़ा सोचिए कि जब वोल्टेज गेन ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी जो होगा ऐसा क्या होगा, लो होगा, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, एंड क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज लेस स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसीज होगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये एक डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है जिसकी गेन जो होती है वो वेरी हाई होती है, ठीक है। और गेन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो, बैंडविड्थ इनटू गेन इज ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। यहां से बैंडविड्थ निकालेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन क्या होगा, गेन। अब गेन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो बैंडविड्थ क्या होगा, कम होगा। बैंडविड्थ जो होगा वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए इसका वैल्यू ज्यादा होने से गेन स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी को मॉडिफाई करने के लिए इस स्टेबिलिटी को मॉडिफाई करने के लिए फॉर कंपेंसेशन सेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी या फॉर कंपेंसेशन ऑफ गेन, या यहां पर हम लोग कहेंगे फॉर कंपेंसेशन ऑफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वी अप्लाई नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाई। नेगेटिव फीडबैक हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई जब करते हैं, तो अब बताइए कि नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हो F बराबर क्या होगा, A फॉर 1/AB, where A is open loop gain और बीटा इज फीडबैक फैक्टर्स। जो ही हम जब अप्लाई करेंगे तो इसका ओपन लूप गेन जो होगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्लोज में। तो यहाँ पर गेन क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा।
कहता है कि फॉर कंपनसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड इन द एम्पलीफायर फॉर विच gain and frequency stability is increased। ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। इसका अर्थ क्या होगा कि ये आपका डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होने की वजह से इस गेन जो होती है वो वेरी हाई होती है। गेन हाई होने की वजह से इसकी लेस स्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, अर्थात फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्या होता है, लो होता है। तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ दिस एम्पलीफायर इज लो बिकॉज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज हाई। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करने के लिए, इसको थोड़ा कम करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। एक हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं और दूसरे में क्या लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्लोज लूप गेन जो होता है उसका वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि ये क्लोज लूप या ए फॉरवर्ड जो होगा, यहाँ इसी को हम लोग एसी कहेंगे, क्लोज लूप गेन। तो यहाँ पर क्या होगा, ए अपॉन 1 बटा ए प्लस बी, वेयर ए इज ओपन लूप गेन ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो चूंकि ये फैक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो बढ़ने से इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो घटने का मतलब क्या होगा कि इसका एम्पलीफायर की जो गेन होगी और साथ साथ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, वो बढ़ेगी ना। इसीलिए लिखा हो फॉर विच द गेन एंड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में कैसा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसमें क्या होगा कि ये आपका क्या होगा, वर्सेटाइल, इट इज ए वर्सेटाइल प्री डिफाइंड, यानी हम लोग कहेंगे प्री डिटेक्टेड, ठीक है ना। यहां हम लोग कहेंगे कि इट इज ए वर्सेटाइल एम्पलीफायर, versatile amplifier in which क्या होगा, तो लो कॉस्ट इसका क्या होगा, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इट इज ए वर्सेटाइल एम्पलीफायर इन विच कॉस्ट क्या होगा, द कॉस्ट इज वेरी लो कॉस्ट। सेकेंड क्या होगा आपका, यहां पर हम लोग कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी भी जो होगी वो क्या होगी, लो कॉस्ट होगा, लेस इकोनॉमिकल होगा। लेस इकोनॉमिकल, स्मॉल साइज इसकी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। इसमें हम लोग इसका साइज देखेंगे, वो क्या होगी, छोटी होगी। जब छोटी होगी तो इसका कॉस्ट भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो लेस इकोनॉमिकल, स्मॉल साइज, लो कॉस्ट एंड क्या होगा, लो ऑफसेट, लो ऑफसेट करेंट एंड क्या होगा, वोल्टेज। लो आपका क्या होगा, देखिए यहाँ ऑफसेट करंट और वोल्टेज जो होगा वो दोनों का वैल्यू क्या होगा, ये इसका कम होगा, बहुत ही कम होगा। एंड CMRR, ये नया टॉपिक आ रहा है, CMRR इस क्या होगा, हाई होगा, हाई। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये वर्सेटाइल एम्पलीफायर होता है जिसमें क्या होगा, जिसका कॉस्ट इन विच लो कॉस्ट, यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, लो कॉस्ट होता है, लेस इकोनॉमिकल होता है, स्मॉल साइज होता है और लो ऑफसेट करंट और क्या होता है, वोल्टेज। और इसका जो होगा वो हाई CMRR होगा। एंड यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि हाई CMRR, हाई आपका क्या होगा, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो।
बेसिकली फर्स्ट टाइम इसका जो इन्वेंशन किया गया था वो मैथमेटिकली ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए किया गया था। मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गया, तो इट इज इन्वेंटेड, it is originally invented for executions of mathematical operation CL, mathematically operations that is why is called, क्या होगा, called, क्या कहलाएगा इसको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज वर्क इन क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। इसमें क्या होगा, तो इट इज ऑलवेज वर्क इन ए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ये आपका क्या होगा कि ऑलवेज जो होता है वो इसमें क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में काम करता है। मतलब इसका जो ओपन लूप होता है, ओपन लूप के केस में क्या होगा कि इसका वैल्यू वेरी हाई होने की वजह से ये जो होगा इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमेशा जो होता है वो कौन सा एम्पलीफायर होता है, ये आपका होता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से आप देखेंगे, बोलता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, बोथ और लास्ट नन ऑफ दिस। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, negative feedback amplifier? Why? Because whenever you have applied negative feedback in a amplifier, what will be happen? Gain of that amplifier is reduced. Why? Because a closed loop equals to a upon a beta 1 plus a beta. Because this factor is increased. Whenever this is increased, this is also decreased. Second things, we know that bandwidth into gain equals to constant. So here frequency stability is enhanced. Frequency stability means bandwidth equals to constant divided by gain, because gain is reduced. What will be happen? तो corresponding bandwidth is enhanced. ठीक है ना। होगा क्या कि जो ही हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो क्लोज लूप गेन का वैल्यू क्या होगा, नीचे, मतलब यहां पर क्या होगा, इसका वैल्यू तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ACL जो होगा, क्लोज लूप गेन जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। जो ही घटेगा तो इसके घटने से फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर सपोज मान लेते हैं कि दिस इज योर गेन, ये आपका क्या हो गया, गेन है, और इस पर क्या आपका फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा, दिस इज योर गेन, ठीक है ना। यहां से यहां तक इसको हम लोग क्या कहेंगे, एफ। तो यहां पर क्या कहेंगे, एफ का मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं बैंडविड्थ भी कह सकते हैं। दिस इज योर बैंडविड्थ, और यहाँ पर क्या है, ये गेन है, दिस इज योर गेन, दिस इज गेन, मतलब इसको लोग जी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंडविड्थ इनटू गेन बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है यहां से यहां तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, आपका फिक्स्ड हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या है ये चीज। इसी तरह से अगला हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट जो होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो बेसिकली मोनोलिथिक आईसी होता है, जो कि वी से या सेमीकंडक्टर्स आपका क्रिस्टल सेमीकंडक्टर्स डिवाइस या सेमीकंडक्टर्स जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सेमीकंडक्टर्स आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं ईपी टेक्सस मेथड से।
और इसमें होती क्या है कि इसका गेन वेरी हाई होता है। अच्छा, उसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं, तो इसको हम लोग ये कहते हैं कि इसका शिफ्ट जो होता है या प्रीफर करते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह से। वोल्टेज एम्पलीफायर में सभी लोग जानते हो कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है, तो डेफिनेटली इसकी भी रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा वोल्टेज एम्पलीफायर पर, या इसको हम लोग कहेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर में हम लोग क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर ए एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग योर VI व्हाट विल बी हैपन, दिस इज योर V आउटपुट। इसका मतलब क्या होगा कि V आउटपुट जो है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, इसको आप मान लीजिए AB, तो AB इंटू क्या होगा VI। इसका अर्थ क्या होगा कि इसको हम लोग यदि सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो यहां से क्या होगा, ये जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां से क्या होगा, यहां से आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया V आउटपुट, दिस इज R नॉट, यहां पर क्या होगा AB और इनटू क्या होगा, यहां से हम लोग मान लेते हैं कि सपोज VI अप्लाई करते हैं तो VI, यहां से दिस इज योर VI, यहां इसमें हम लोग सपोज लगाते हैं दिस इज योर VRS सोर्स, यहां से हम लोग लगा दिए VS, खासियत हम लोग क्या जानते हैं, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, दिस इज योर लोड, अनदर वन इज दिस इज योर RL, या इसको हम लोग कहेंगे लोड, या इसको हम लोग आउटपुट कहेंगे लोड। ये जो हो गया दिस इज द डायग्राम ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। ये क्या हो गया आपका वोल्टेज एम्पलीफायर का आपका हो गया इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है ना, वोल्टेज एम्पलीफायर। फर्स्ट आप देखिए यहां पर से क्या होगा, ये आपका RI है, हम लोग क्या करेंगे, ये RI है, यहां देखिए, यहां से इसको देख रहे हैं ना, तो दिस इज बेस्ड ऑन द क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट CKT, ये आप देख रहे हैं ना, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पर बेस्ड है। सेम थिंग यहां पर भी क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पर बेस्ड है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहां देखिए इस जगह पर क्या बात कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से VI निकाल सकते हैं, VI इक्वल्स टू क्या होगा, तो सपोज ये दिस इज योर VS मतलब सोर्स वोल्टेज, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल हम जब लगाएंगे तो क्या होगा, ये वोल्टेज है, यहाँ RS यहाँ पर क्या होगा, ये ऑल इज सीरीज, हाँ, तो VI इक्वल्स टू क्या होगा, RI डिवाइडेड बाय क्या होगा, RS और प्लस क्या होगा RI और इनटू टोटल वोल्टेज, दिस इज योर वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि यहां से ये वाला जो वोल्टेज देख रहे हैं यहां पर क्लियर हो रहा है, इसका अर्थ क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, व्हेन RI इज वेरी ग्रेटर देन क्या होगा RS, या वेरी वेरी ग्रेटर देन RS, व्हाट विल बी हैपन, तो VI इज जस्ट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, बोलिए VS होगा, VS हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यही VI जो होगा यहां पर आपका गेन के टर्म में आएगा, तो हम लोग गेन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, AB बराबर यहां से आपका वोल्टेज क्या है, तो सपोज यहां से आप लोग कुछ वोल्टेज मान लेते हैं, तो यहां से क्या होगा V आउटपुट, यहां पर V आउटपुट और बट यहां पर क्या होगा आपका VI, ठीक है ना, तो यहां से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, V आउटपुट बराबर क्या होगा AB पर इनटू क्या होगा VI, जो कि यहां लिखा हुआ है। इसको आप लोग इंटरनली है तो इसको डैश भी कर सकते हो, VO डैश, तो यहां से वैल्यू क्या होगा, डैश का वैल्यू निकल चुका है यहां पर। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे यहां पर, तो यहां से जो होगा वो फाइनल V आउटपुट निकलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, होगा क्या, तो V आउटपुट इक्वल्स टू, चूंकि यहां से आपका वोल्टेज कितना है VO डैश 0 डैश इनटू क्या होगा, इसके बीच का वोल्टेज निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड RL बटा क्या होगा R0 प्लस RL। यहां से क्या होगा कि R0 का वैल्यू हम लोग यदि
बहुत बहुत कम लेते हैं RL से, अर्थात क्या होगा, तो V आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, V जीरो डैश के बराबर होगा। और V जीरो डैश जो है आप देखिए यहां पर से क्या है, तो ये आपका होगा AV इंटू VI। तो यहां से क्या होगा, गेन आ गया ना। इसका मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज जो है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, VI पर कर रहा है, इस पर कर रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, दिस इज योर, ये आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज पर कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि किसके द्वारा, V आउटपुट जो है किससे कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, या इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स। ठीक है ना, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। तो ये जो हो गया तो क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। इसमें आपने क्या देखा, तो वोल्टेज एम्पलीफायर में फर्स्ट आपने देखा कि फॉर आइडियल केस में Ri का वैल्यू जो होगा, Ri फॉर आइडियल केस में क्या होगा, तो Ri इज वेरी वेरी हाई, इट मींस इन्फिनिटी। सेकेंड थिंग क्या देखा आपने, R0 जो होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो आइडियल केस में। थर्ड आपने क्या देखा, तो गेन जो देख रहा है ना, आउटपुट वोल्टेज को किस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम लोग कहेंगे गेन जो होगा, गेन ये क्या होगा, आइडियल केस में वेरी हाई होगा, आइडियल केस में वेरी हाई होगा, जो हम देंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। थर्ड केस में क्या होगा, फोर्थ हम लोग देखेंगे, तो यहां से क्या हो गया कि आपका AV जो होगा, गेन आपका हो गया, V आउटपुट बराबर क्या हो रहा है, AV इंटू VI, अर्थात क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, तो ये फीचर्स जो है वो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ मैच करता है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, अगला पॉइंट बनाइए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, यहां हो गया कैरेक्टरिस्टिक, और यहां पर क्या होगा, एक हम लोग आइडियल ले रहे हैं, और सेकेंड में क्या ले लेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एएमपी, आइडियल OM एएमपी। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया फर्स्ट। चूंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्ट्रक्चर सिमिलर टू होता है वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह होता है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में इसकी गेन क्या थी, हाई थी। तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट वोल्टेज गेन आइडियल के केस में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा, 10⁶। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहां Ri देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस इसकी कितनी थी आइडियल के केस में, इन्फिनिटी, और इससे केस में क्या होगा, 1। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मेगा क्या होगा, ओम। इसको और कह सकते हैं 10⁶ ओम। क्लियर है चीज। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा कि प्रैक्टिकल के केस में प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, तो यहां पर क्या होगा, इनपुट रेसिस्टेंस जो होता है आइडियल के केस में इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा, 1 मेगा ओम, या इसी को हम लोग 10⁶ करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, यहां आप देख रहे हैं, तीसरा क्या हो गया, आउटपुट रेसिस्टेंस। ठीक है ना, तो आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका लो होता है, अर्थात 0, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 10⁻⁶।
100 ओम लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये लो होगा, यहां पर भी लो हो रहा है, यहां भी लो हो रहा है। क्लियर है चीज। फोर्थ क्या होगा, हम लोग बैंडविड्थ की बात करते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो यहां पर बैंडविड्थ जो होगा इसका क्या होगा, इन्फिनिटी, और यहां हम लोग बोलते हैं 10⁻6 हर्ट्ज, HZ, 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है ना। या इसको हम लोग बोल सकते हैं और 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, गेन। देखिए यहां से आपको गेन पता है, वोल्टेज गेन, और यहां बैंडविड्थ पता है, तो जब हम लोग दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, तो बैंडविड्थ या हम लोग कहेंगे गेन, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कहेंगे ना, यहां हम लोग कहेंगे, ऐसे कहिए ना, गेन इंटू बैंडविड्थ जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी, लेकिन ऐसे कंडीशंस में इसको क्या लिखेंगे 10⁻6, और इसका भी क्या होगा आपका, देखिए गेन का कोई यूनिट होता है, नहीं होता है, परंतु बैंडविड्थ का क्या होता है, हर्ट्ज, तो इसका भी क्या होगा, हर्ट्ज होगा, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी क्या होगी, छठा, इसमें हम लोग देखते हैं CMRR, CMRR, that is this term is very new for you because you don't know what is the meaning of CMRR. Basically I will discuss this topics later, हाँ? तो फर्स्ट क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू क्या होता है, आइडियल के केस में देखा जाए, क्रिटिकल के केस में देखा जाए तो इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 10⁻6, यहां पर क्या होगा, कॉमन 10⁻6, या इसी को और 120 dB बोलते हैं। तो देखिए एक चीज स्पष्ट हो गया, कोई पूछेगा कि बताइए CMR को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताइएगा डेसिबल में करते हैं, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लीव रेट होता है, जो कि ये भी न्यू है आपके लिए, स्लीव रेट, ठीक है ना। स्लीव रेट का वैल्यू इसमें क्या होगा, आइडियल केस में इन्फिनिटी, परंतु इसमें क्या होगा 10 टू, यहां पर क्या होगा 80, यहां पर क्या होगा 80 वोल्ट माइक्रो सेकेंड, ठीक है। यहां इसका यूनिट क्या होगा, स्लीव रेट का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो यहां से हम लोग डिफिनेशन भी पता लगा सकते हैं, स्लीव रेट इज नथिंग बट इट इज ए रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द क्या होगा, करंट। ये आपका अकॉर्डिंग टू यूनिट के आधार पर हम लोग निकाले। तो ये जो हो गया इसका बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। तो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, फर्स्ट आप आइडियल की बात सोच रहे हैं, तो आइडियल के केस में क्या होगा, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, इसमें यहां पर भी आप इसको स्लीव रेट में इन्फिनिटी लिखिए, 2 2 4 2 6, अच्छा इसको आप ऐसे कीजिए ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप आइडियल के केस में देख रहे हैं कि एक कंडीशंस में ही इसका वैल्यू क्या होगा, 0 है, अदरवाइज सभी केस में क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज इट। ऑल फैक्टर इनसाइड ए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज हाई एक्सेप्ट आउटपुट रेजिस्टेंस इज 0। तो ये तो बहुत आसान हो गया। सेकेंड थिंग्स क्या होगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाता है कि बताइए कि इसका आइडियल में क्या वैल्यू होता है। तो आइडियल के केस में आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि सपोज एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना देता हूं कि सपोज व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट regarding क्या होगा, CMRR, या इसको CMR में कहिए, आप यहां पर कहिए R0। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर क्या लेते हैं 100। यहां पर क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हाँ, यहां पर क्या होगा कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फर्स्ट
इसका क्या होगा? तो फर्स्ट आर आई बराबर इन्फिनिटी होता है, सेकेंड आर आउटपुट बराबर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, तीसरा यहां पर क्या होगा कि बैंडविड्थ इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, और फोर्थ जो है आपका क्या हो गया? 1 एंड थर्ड। तो इसमें कौन होगा बताइए? 1 एंड थर्ड। तो क्या इसमें होगा बताइए? तो यहाँ पर आर आई देखिए, यहाँ आर आई का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी, करेक्ट है। आर आउट देखिए इसमें क्या मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा है। परंतु बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ जो हो रहा है इसका वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड थर्ड दोनों क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे आज का मैं क्लास यहाँ स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसकी वर्चुअल के बारे में, वर्चुअल कंडीशंस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बेसिक कितने टाइप्स के आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिवाइड किया गया है, बेसिकली 3 टाइप्स को डिवाइड किया गया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।